चलिए अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का आज के इस लास्ट सेशन में खैर मकदम है। सिटेट जनवरी 2024 के इंशाल्लाह आज हम भरपूर गुफ्तगू करेंगे। आपका कीमती वक्त है, लेकिन हम उन्हीं बातों पर गुफ्तगू करेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ख़ास तौर पर उसकी टाइमिंग क्या है, आपको कब पहुंचना है, OMR शीट कैसी है, कैसे आपको OMR शीट फिल करना है, और उसके बाद पेपर सीक्वेंस हमारे क्या हो, किन बातों का हम ख्याल रखें एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एग्ज़ाम के दिन और ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन। इन चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपके भी कुछ सवालात हो तो इंशाल्लाह हम उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो तरतीब है इस तरह है कि सबसे पहले आपके सामने एक हॉल टिकट है, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट का है। तो कुछ चीज़ें जो आपको हॉल टिकट के ऊपर भी नज़र आएगी, और ये जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पे आपका सीट नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका एड्रेस, इन तमाम चीज़ों पर हमने इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। कि बहुत सारे होता है कि हम आमतौर पर व्हाट्सअप ज़्यादा वायरल होने की वजह से हम एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं कि हमने वो ग्रुप में मैसेज देखा कि ये लेकर जाना है, वो लेकर जाना है। वो तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। तो आपने अपना अपना हॉल टिकट अल्हम्दुलिल्लाह आपने डाउनलोड कर दिए होंगे, और अपने अपने पेपर का आपको तमाम डिटेल्स अपने हॉल टिकट पर नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो ये ओपन क्लास है, आप सभी भी इस गुफ्तगू में हिस्सा ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ नई है सिटेट के अंदर अभी, कि पेपर सेकंड आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, और पेपर फर्स्ट जो है आपका वो सेकंड शिफ्ट में होगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको टाइम भी दिया गया है, एड्रेस दिया हुआ है, हर सेंटर का आपको एड्रेस दिया हुआ है कि आपका सेंटर कहाँ पर है। आपका एक मिनट, ठीक है। अब जिन चीज़ों का गाइडलाइंस जो वीडियोस के अलावा आप किसी को पूछते हैं, उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले तो आप अपने हॉल टिकट पर, हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो, उस हॉल टिकट पर लिखी हुई गाइडलाइंस को आपने फ़र्दन पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो हमको और ज़्यादा किसी को पूछने की या किसी के गलत मैसेजेस को देखने की हम कंफ्यूज नहीं होते। तो सबसे पहले पॉइंट को हम वन बाय वन गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद हम OMR शीट पर आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के सीक्वेंस पर भी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे, आपके सवाल जवाब पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं, वो उसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। तो कैंडिडेट मस्ट शुड रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर 120 मिनट्स। 2 घंटा पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे रहना है, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है आपका, एक मिनट, चलिए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपका ट्रैवलिंग, आप किस मुनासिबत से, कौन सी मीडियम से आप जा रहे हैं, मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट आपका क्या है। एग्ज़ाम सेंटर है, आप 6 महीनों से 8 महीनों से मुसलसल आप इस सिटेट की स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आपके गलत ट्रांसपोर्ट मोड के सेलेक्ट करने की वजह से आपके ऊपर नींद का गलबा तारी हो, आप थक जाएं और इसका असर आपके रास्त एग्जामिनेशन पर हो, ठीक है। तो पहला, दूसरा जो पॉइंट है वो आपके ट्रैवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कब निकलते हैं, और आप 2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन से पहले रहना है। मतलब आप जहाँ किसी भी सेंटर में जा रहे हैं, उस सेंटर पे जाने से पहले आप जिस जगह पर आप स्टे कर रहे हैं, उस स्टे करने वाली जगह से भी आपको 1 घंटा कबल आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। 2 घंटे पहले आपको सेंटर जाना पड़ेगा। तो आपके वो तमाम चीज़ें आपको शेड्यूलिंग आज ही से आपको करना है, ठीक है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग द सेंटर आफ्टर गेट क्लोज विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर। अगर आप ये कहेंगे कि 7:30 बजे टाइम है, तो 9:30 बजे पेपर है, तो मैं 9 सवा 9 बजे वहाँ पर पहुँचूँगी बाय बाय किसी भी चीज़ पर। देखिए हालात अभी, मतलब आप जानते हैं कि किस मोड़ पर हैं। ऐसे नाजुक हालात में हमें किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपना हर जगह से जाने का आपका मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट आपने फ़िक्स कर देना चाहिए कि आपको कौन लेकर जाने वाला है, कौन सी गाड़ी से आप जाने वाले हैं, एग्ज़ाम सेंटर आप किस मोड से जाने वाले हैं, वो तमाम चीज़ों को आज ही आप फ़िक्स कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन ब्लू और ब्लैक पेन पॉइंट। अब ये देखिए कि कौन सा पॉइंट आपको पेन इस्तेमाल करना है। ये हमने रेगुलर और ऑनलाइन क्लास वालों को हमने ऑलरेडी बता दिए हैं, और आपके लिए हमने उसकी फ़ोटो भी निकाल कर रखे हैं। इट इज़ अ बेस्ट पेन फॉर MCQs, ठीक है। इसका नाम है रेनॉल्ड्स लिक्विड फ्लूइड। ये मोटा भी चलता है
और इसका जो निचला वाला सिरा है, ये जो निचला वाला सिरा आपको नज़र आ रहा है, ये उसकी बॉल जो है उसका बड़ा होता है और ये सर्कल फिल करने के लिए बहुत सूटेबल है। ठीक है, नज़र आ रहा है सभी को? अगर आप हेलो जी सर। अगर आप बारीक बॉल पेन इस्तेमाल करेंगे तो वो बॉल पेन आपका सर्कल फिल करने में आपके 10 से 15 सेकंड ले सकता है। ठीक है, तो ये दो से 4 मरतब अगर आप इसको सर्कल घुमाओगे आप, तो आपका सर्कल आसानी से भर जाएगा। ठीक है, ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई एक कलर आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के अंदर पेन के ताल्लुक से आपको बता दिए हमने। नेक्स्ट है द कैंडिडेट शुड ब्रिंग, हो गया बॉल पेन। कैंडिडेट विदाउट हैविंग प्रॉपर एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ शैल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। अगर आप एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किए हैं वो आपका ओरिजिनल है, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर हैं, उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाना है जिस पर आपकी फ़ोटो हो। ठीक है, ऐसा आईडी कार्ड आपने साथ में ले जाना है जिस पर आपकी ओरिजिनल ले जाना है पहली बात, और जिस पर आपकी फ़ोटो हो। अगर आप बैठे हैं तो जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, होता है कि हम अकेले में अगर हम पढ़ते बैठे हैं इन चीज़ों को तो कुछ चीज़ें नज़र से छूट जाती हैं, हमारे जहन से निकल जाती हैं। तो अगर आप नोट पैड और पेन लेकर बैठे हैं तो इन चीज़ों को लिख लीजिए, आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ओरिजिनल आपका हॉल टिकट लेना है, साथ ही साथ आपको आपका ओरिजिनल फ़ोटो आईडी कार्ड लेना है जिस पर आपकी फ़ोटो लगी हो। सबसे बेस्ट है आधार कार्ड। ठीक है, सभी के पास है तो आप आधार कार्ड लेकर जाइए। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट साइनिंग द अटेंडेंस शीट। ये तो लाजमी है कि पेपर देने के बाद या ड्यूरिंग द पेपर आपको एक अटेंडेंस शीट दी जाती है जहाँ पर आपको आपका नाम और सिग्नेचर करना होता है। ठीक है, सिग्नेचर के साथ साथ आपको सीट नंबर भी आपको लिखना होता है, उसके ऊपर का कोड जो है वो भी आपको लिखना होता है जो आपको इन्विजिलेटर आपको देता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हैं आप तमाम चीज़ों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट फॉलो the instruction strictly mentioned in the information bulletin. Admit card is issued provisionally to the candidates as per the information provided by him her. The eligibility of the candidate must not be verified the board. The appointment authority recruiting agency will verify the same before appointment. अब ये जो हॉल टिकट है इस पर किसी किस्म की वेरीफाई किया जाएगा, किसी किस्म की धांधली या किसी किस्म की क्या कहेंगे कि फ्रॉडनेस इस पर काबिल कबूल नहीं है। क्वालिफाइंग द सीटेड would not corner a right to a person or recruitment employment is only one of the eligibility criteria for the appointment of the। ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं कि ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सीटेट पास करना या सीटेट पास करने के बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि सीटेट की बुनियाद पर आपको रिक्रूटमेंट दी जाएगी या नौकरी दी जाएगी या एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ओके, उसके बाद है देखिए चीज़ें समझ में आ रही है आपको, आवाज़ आ रही है क्लियर सभी को? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। चलिए, next the candidate are advised to visit their allotted examination center one day before the date examination in order to confirm its location, distance and mode of transport। देखिए कि गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ख़ास तौर पे कि औरंगाबाद सेंटर है बहुत सारे लोगों का तो हम औरंगाबाद जाकर ऑटो कर लेंगे। ठीक है, तो बिफ़ोर बेहतरीन तरीका यही है कि आप वन डे बिफ़ोर जाइए एग्ज़ामिनेशन सेंटर, गूगल मैप की बजाय बाय 2 व्हीलर बाय 3 व्हीलर। आपके रिलेटिव्स हैं, हो सकता है कि एक नाम के 2 सेंटर भी हों, अलग कैंपसेस अलग अलग होते हैं तो एक नाम के 2 कैंपस भी होते हैं। तो बहुत सारे एक हमारे दोस्त यानी कि हमारे स्टूडेंट थे, तो हुआ यूँ कि उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर का नाम कुछ और पढ़ा तो उसी नाम का एग्ज़ाम सेंटर औरंगाबाद में ही 2 थे। तो वो करेक्ट एग्ज़ाम से बिफ़ोर जब पेपर शुरू होने वाला था 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी, तो वो 7:30 बजे वो उस सेंटर पर पहुँचे जो उनका एग्ज़ाम सेंटर नहीं था लेकिन नाम वही था। तो एड्रेस, लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर का नाम, ये तमाम चीज़ें आप नोट डाउन करें और उसी लोकेशन के हिसाब से एक दिन पहले बिल्कुल औरंगाबाद में सभी के रिलेटिव दोस्त अहबाब मिल जाते हैं और इज्तिमाई शक्ल में आपको आसानी से इन तमाम चीज़ों की मालूमात मिल जाएगी। ठीक है, तो सब हम सुबह सुबह करेंगे ऐसे नहीं, सैटरडे के दिन या फ्राइडे के दिन या आज अगर आपने कर लिए हैं तो बेहतर है, वरना सैटरडे के दिन आपने इन तमाम कन्फर्मेशन को हासिल कर लेनी चाहिए। Candidates suffering from the diabetes allowed to carry into the examination hall the eatable like sugar tablets, chocolate candy, fruits like banana, apple, orange,
and snack items like sandwich in transparent polybag. However, the food items shall be kept with the invigilator at the examination center concerned, who on their demand shall hand over the eatables to the candidates. ठीक है, जो लोग शुगर के पेशेंट्स है, डायबिटीज़ हैं, तो वो अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो इन्वेटर के पास जमा कर सकते हैं और वक्त ज़रूरत उनसे डिमांड करके वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं. द सीटेड यूनिट. उसके बाद लास्ट है द सीटेड यूनिट अपलोड्स सीटेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. इसके बाद भी एग्ज़ाम के बाद की चीज़ें हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो फ़लाँ चैनल पे हमने देखे, फ़लाँ नव भारत टाइम्स पे देखे या फ़लाँ यूपी के चैनल पर देखे. तो इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपके लिए सही रास्ता यही है कि आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं. ओके. ये खाली एक भैया के नाम का जी, जिसका माइक डुप्लीकेट है. हाँ ना. किसी के माइक का आवाज़ आ रहा है, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए अपनी कम्युनिकेशन को. अब देखिए कि आपको कौन सी चीज़ें लेकर जाना है. डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, 1 फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड. याद रहे कि जिस पर आपकी फ़ोटो हो उसे हम फ़ोटो आईडी कार्ड कहते हैं. ठीक है. कुछ लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चले जाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस पे किसी के फ़ोटो होती है, किसी पे नहीं होती है. तो बेटर ये है कि आप फ़ोटो आईडी कार्ड लेकर जाएं. बेस्ट है कि आधार कार्ड. बॉल पेन है, बॉल पेन के अंदर भी आप उन्हीं चीज़ों को साथ में लेकर जाएं जो आपके लिए आसान हो. मेरी मुराद ये कि आप लिक्विड फ्लूइड लेकर जाएं. ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल करें, कभी ब्लैक ब्लू का इस्तेमाल ना करें. ठीक है. पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको ब्लैक इस्तेमाल करना है या ब्लू इस्तेमाल करना है, या फिर गलती से आपके पाउच में से या फिर आपके जेब में से कभी ब्लैक निकल जाएगा, कभी ब्लू निकल जाएगा, तो इट विल बी क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू. वाटर बॉटल है ट्रांसपेरेंट, आप लेकर जा सकते हैं, पानी की बोतल. ठीक है. बाकी किसी भी चीज़ की आपको इजाज़त नहीं है. मेटल आइटम्स हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, ज्वेलरी हैं, इन तमाम आर्टिफिशियल, ख़ास तौर पे आप ख़वातीन हैं तो उन तमाम चीज़ों से आप परहेज़ कीजिए. ऑर्नामेंट हैं, ज्वेलरी हैं. ठीक. प्लास्टिक पाउच सर है. वॉच भी अलाउड नहीं है. जी. स्मार्ट वॉच नहीं, सादी वॉच. सादी वॉच नॉर्मल जिसे हम डायल वॉच कहते हैं, तो वो आप यूज़. हाँ. ठीक है. कर वो आप सकते हैं. जी. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अच्छा. वॉच, अगर वो रिस्ट वॉच भी यहाँ पर अलाउड आपको नहीं लिखा गया है. ठीक है. अब वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी निकल गई है तो उसमें चीटिंग के चांसेस है, तो ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स है वो वॉच भी आपको अलाउड नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर आपके इन्विजिलेटर को बता दीजिए अगर वो वॉच आपकी ठीक है, वरना वो तो यहाँ पे दे दिया है आपको, तो वो गुंजाइश नहीं है. हर से एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपके क्लासरूम के अंदर आपको वॉच मिल जाएगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है. वॉलेट है, गॉगल्स हैं, हैंड बैग हैं. हैंड बैग की भी बड़ी परेशानी होती है कि लोग दूर दराज से सफ़र करके आते हैं, तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ पानी की बोतल और पेन लेकर आपने जाना है. बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपके लिए. ठीक है. मोबाइल फ़ोन है साथ में. आप अगर किसी मुहर्रम के साथ आप जा रहे हैं, आपके पापा है, हस्बैंड है, भाई है, फ्रेंड्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें अगर आप स्टे कर रहे हैं बिफोर 1 डे, अगर आप एग्ज़ाम सेंटर की सिटी में स्टे कर रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप स्टे करें और जहाँ पर स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पर ही आप बैग, मोबाइल सब चीज़ें रखें, या फिर एक पर्सन कोई आपके साथ ऐसा हो जो आपके मोबाइल संभाल सकें. ठीक है. वरना होता ऐसा है कि बैग पूरे आप साथ में लेकर जाते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर रखे जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, तो बैग गुमने के भी चांसेस होते हैं. कॉलेज वाले कहते हैं कि हम इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे. ठीक है. तो कोई ना कोई पर्सन आपके साथ ऐसा हो जो आपका बैग और आपका मोबाइल आपके संभाल सके, क्योंकि मोबाइल भी एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना और एग्ज़ाम के बाद अपने रिलेटिव से, अपने फादर से कांटेक्ट करना मोबाइल के लिए ज़रूरी होता है. तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही आपके रिलेटिव खड़े रहें या क़रीब में कहीं रहें या एग्ज़ाम होने तक कहीं जाकर वापस आ जाएं तो इट्स बेटर वे. ठीक. और इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर से आप हॉल टिकट या इसके ताल्लुक़ से कोई सवाल है आपका? किसी किस्म का कन्वर्सेशन नहीं करना है एग्ज़ामिनेशन के अंदर, डिस्टर्बेंस नहीं करना है,
ठीक है। मिसबिहेवियर आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। कोई आपसे मिसबिहेव करता है तब भी आपने सब्र तहम्मुल के साथ अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। आपके साथ अगर कोई गलत सलूक करता है तो आपने भी बहुत हिकमतन उन चीज़ों को फेस करना चाहिए। ओके। जी सर। हाँ सर, पेपर सॉल्व करने का तरीका बताइए, पहले कौन सा लेना सब्जेक्ट हम। जी, OMR शीट हम देखेंगे। OMR शीट के बाद हम इंशाल्लाह ये आपके टाइमिंग्स हैं, देख लीजिए। आपकी एंट्री सेकंड पेपर वालों की 7:30 बजे है, ठीक है। कहाँ पर? कैंपस के अंदर। और जो पेपर फर्स्ट वाले हैं 12 बजे आपको कैंपस पर हाजिर रहना है, यानी कि 11:45 को आपको कैंपस के बाहर खड़े रहना पड़ेगा। तो 12 बजे से एंट्री होती है और वो आई कार्ड देखकर आपको एंट्री आपको देते हैं। उसके बाद 9 बजे से एडमिट कार्ड, जो आपके आई कार्ड्स हैं और टिकट्स हैं उनकी चेकिंग होती है 9 बजे से 9:15 बजे तक। और जो पेपर 1 वाले हैं उनके 12 बजे आपको सेंटर पे रहना है। 1:30 बजे से लेकर 1:45 तक 15 मिनट में जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उनके आई कार्ड को चेक करके अंदर लिया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। उसके बाद जब आप अपना वेरिफिकेशन करवा कर क्लासरूम में बैठ जाते हैं तो फिर आपको बुकलेट दी जाती है 9:15 को पेपर सेकंड वालों को, और पेपर फर्स्ट वालों को 1:45 को आपको पेपर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो बुकलेट है, जिसे हमने आपको बताया ऑफलाइन टेस्ट के अंदर भी हमने बताए हैं कि मेन बुकलेट होती है, उसी के अंदर आंसर शीट होती है, ठीक है। आंसर शीट आपको अलग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। क्वेश्चन पेपर जो मेन बुकलेट होता है उसी के अंदर OMR शीट आपकी होती है। ओके। तो अब याद रखिए कि मेन बुकलेट के अंदर ही आपको OMR शीट मिल जाएगी। लास्ट एंट्री आपको 9:30 बजे मिल सकती है। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर, और 2 बजे आपको पेपर 1 वालों को, ठीक है। जो आपका पेपर शुरू होगा एक्यूरेट 9:30 मॉर्निंग में सेकंड पेपर शुरू होगा, और 2 बजे शार्प पेपर 1 शुरू होगा 4:30 बजे तक। 9:30 पेपर 2 को शुरू होगा 12 बजे तक, ठीक है। जी सर। उसके बाद OMR शीट हम देखेंगे। ये आपकी OMR शीट है, आंसर शीट है, ठीक है। सबसे पहले इन चीज़ों को आप देख लीजिए कि सबसे पहले आपका रोल नंबर है, ठीक है। जहाँ पर रोल नंबर नज़र आ रहा है तो वहाँ पर आपको आप गिन ले कि आपका रोल नंबर कितने नंबर का है, और यहाँ पर खाने कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 डिजिट वाला आपका नंबर होगा रोल नंबर। वो रोल नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो रोल नंबर आप ऊपर लिखेंगे पेन से, 8 डिजिट काउंट करके गिरना, गलती नहीं करना है आपने इसमें। अगर आप इसके अंदर गलती करते हैं तो दूसरी OMR शीट आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो जो लोग रेगुलर हमारे पास प्रैक्टिस किए हैं और जो लोग घर पे भी प्रैक्टिस किए हैं OMR शीट के लिए, तो उनके लिए इंशाल्लाह ये आसान जाएगा प्रोसेस। तो सबसे पहले आप बॉल पेन से किसी भी जो आपने पेन लेकर गए हैं तो इसी यहाँ पर नाम, अपना नंबर लिख लें बग़ैर गलती के। अगर वो 1 2 3 4 5 है तो जो नंबर आप ऊपर लिख रहे हैं वही नंबर का सर्कल आपने यहाँ फिल करना है, ठीक है। अगर पहले बॉक्स में 3 है तो आपने 3 नंबर को ही नीचे जाके फिल करना है इस तरीके से, ठीक है। उसी तरह अगर आपका यहाँ पर 4 है सेकंड नंबर में, तो आपने उसी के नीचे सर्कल पे जाके 4 करना है। बाद में ऐसा नहीं करना कि पहले हम नंबर लिख लेते उसके बाद हम नीचे के सर्कल को फिल करेंगे। तो मेरे नज़दीकी मुनासिब तरीक़ा ये है कि आप साइमल्टेनियसली दोनों काम करें। अगर आप ऊपर, मैंने बता दिया कि 3 नंबर आप ऊपर लिख रहे हैं तो आप 3 नंबर को फौरी नीचे सर्कल पे जाके फिल करें। अगर सेकंड बॉक्स में आपका 4 नंबर है तो आपने फौरी नीचे जाके 4 को आप जाके फिल करें, ठीक है। अगर हम इस तरह करते हैं तो ये बहुत आसान तरीक़ा है। वरना अगर आप 4 5 6 7 8 इस तरह के अगर आपके नंबर हैं, और हो सकता है कि नंबर लिखने के बाद ऊपर नीचे आपसे गलती हो,
इसलिए बेहतर ये है कि जो नंबर ऊपर लिखे नीचे सर्कल फिल करें, ऊपर नंबर लिखे नीचे सर्कल फिल करें। उसी तरह मेन बुकलेट है आपकी, तो मेन बुकलेट के ऊपर भी बुकलेट नंबर होता है, उसको भी यहीं पर फिल करना है। ऊपर नंबर लिखना, नीचे सर्कल फिल करना, ऊपर नंबर लिखना, नीचे सर्कल फिल करना। ओके, समझ में आया आपको? सर एक क्वेश्चन है आपसे। जी बोलिए। सर ये जो रोल नंबर है, तो ये जो बॉक्सेस दिए हुए तो 8 है ना? जी, तो अभी मैं बैक कैमरा करके आपको बताती हूँ, मेरे रोल नंबर में ना डिजिट 9 आ रहे हैं। रोल नंबर पे हाँ, तो बताओ आपको। ये जो OMR शीट हमारे हाथ में है, ये पुरानी OMR जी, शीट है तस्नीम मैडम। अच्छा, तो जितने आपका रोल नंबर होगा उतने नंबर का ही आपको बॉक्सेस आएंगे, ठीक है? ठीक, जी सर। तो सही तरीक़ा, हमारा गलती जहाँ पर गलती का इम्कान हो हम उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लें, और उससे बचने का तरीक़ा यही हमने आपको बताया सिंपल वे, कि ऊपर आप नंबर लिखें नीचे फिल करें, ऊपर आप नंबर लिखें नीचे फिल करें, उससे गलतियाँ कम होती है, ठीक है? सर जी फर्स्ट डिजिट डिजिट पे समझो 2 लिखा हुआ है तो नीचे भी फर्स्ट नंबर रो में हमको उसको फिल करना है, ऐसा करना है क्या? जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपने ठीक। पहला नंबर 2 लिख लिया ऊपर बॉक्स में, नज़र आ रहा है बुशरा मैडम? जी सर, जी सर। ये 2 लिखे आपने बॉल पेन से, तो फौरी नीचे जाकर आपने 2 नंबर को फिल करना है, ये 2 नंबर को इस हाँ, तरीके से, ठीक है? जी सर। मैं इसको ठीक से फिल नहीं कर पा रहा हूँ मोबाइल पर, आप बॉल पेन से इसको फिल कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से, जैसे आप लोग रेगुलर करते हैं। जी सर। ये बेहतर तरीक़ा यही है। हम अगर पूरे नंबर लिखते हैं फिर उसके बाद इधर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सर्कल मिस हो सकता है, इसलिए ध्यान में रखें। उसी तरह मेन बुकलेट के ऊपर भी जो नंबर आएगा वो नंबर भी आप यहाँ पर 4 लिखें, नीचे जाके 4 को फिलअप करें, ये बेस्ट वे है। आपका टाइम भी बचेगा और गलती का इनकाम भी कम होगा। अब ये क्योंकि हमने आपको बताया कि जो OMR शीट है आपकी क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आती है, फर्स्ट मेन जो बुकलेट उसका नाम है, जिसके अंदर आपका CDP EVS मैथमेटिक्स और फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज हिंदी, इतने सब्जेक्ट आपको मेन बुकलेट में आते हैं। उसका कोड आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद है यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपको सप्लीमेंट लैंग्वेज बुक, जो भी लैंग्वेज जिसकी फ़र्स्ट, अगर इस 2 लैंग्वेज आप याद रखिए कि हिंदी और इंग्लिश मेन बुकलेट के अंदर ही आते हैं। जिसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो वो मेन बुकलेट का अगर M है तो उसका यहाँ पर M ही आएगा, ठीक है? जिसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू के लिए सप्लीमेंट अलग मिलेगा आपको। उर्दू जिसके हैं फर्स्ट लैंग्वेज, उसका सप्लीमेंट पेपर, क्वेश्चन पेपर आपको अलग से मिलेगा। मेन बुकलेट में नहीं आता उर्दू, आपने देखे हैं प्रीवियस पेपर में। तो जो मेन बुकलेट के अंदर आपका P है तो वो यहाँ पर इस हद तक ही रहेगा। अगर आपका उर्दू का सप्लीमेंट, आप फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है क्योंकि अब मुस्लिम कम्युनिटी है तो सब उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज लेंगे, तो उर्दू का जो सप्लीमेंट आपको अलग से मिलेगा तो उसके अंदर अगर P है तो आपने यहाँ पर P को फिल करना है, P लिखना है यहाँ पर और उसको P को फिल करना है, ठीक है? सेकेंड लैंग्वेज आपका हिंदी होता है या इंग्लिश होता है तो वो मेन बुकलेट के अंदर ही होता है, तो यहाँ पर वो सेम टू सेम आएगा। ये वाला सेकेंड लैंग्वेज का है, नेक्स्ट वाला ये फर्स्ट लैंग्वेज का है और ये सेकेंड लैंग्वेज का है। ओके जी, अभी हमने आपको बताया है कि ये जो देखिए तब मैंने नहीं सुना। जी इधर सुन लीजिए, जो लोग ज्वाइन हुए हैं बी केयरफुली सुन लीजिए क्योंकि आपका भी कीमती वक्त है। जी, ये जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है ये वाला, जी, ये फर्स्ट लैंग्वेज का जी, कॉलम है, ठीक है? जी सर। हमने आपको बता दिया कि जो मेन बुकलेट का है, मेन बुकलेट जिसके अंदर OMR शीट आती है उसके अंदर आपको CDP आएगा, फर्स्ट वाले की मेजॉरिटी है इसलिए। उसमें EVS हाँ, आएगा, उसके बाद मैथमेटिक्स आएगा, इतने सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज और हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, इतने सब्जेक्ट आपको मेन बुकलेट के अंदर आते हैं, ठीक है? जी, तो ये मेन बुकलेट में जिसके मतलब कि जो नॉन मुस्लिम ब्रदर्स हैं, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, तो उनके फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज मेन बुकलेट के अंदर ही आती है, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज अगर उनकी इंग्लिश है, सेकंड हिंदी है, या फर्स्ट लैंग्वेज उनकी हिंदी है, सेकंड इंग्लिश है, तो उनका ये सेकंड उनका ये प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपको हमने राइट आउट किए हैं
तो ये फर्स्ट लैंग्वेज के लिए है, ख़ास तौर पर जिनकी उर्दू है तो उनको उर्दू के लिए अलग से क्वेश्चन पेपर मिलता है मेन बुकलेट के अलावा। तो उर्दू के अच्छा। ऊपर जो आपका कोड रहेगा वो यहाँ पर डालना है, जो हमने आपको ब्लैक कलर में टिक आउट किए हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपका ओ जी। कोड है उर्दू के ऊपर क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो आप ओ को यहाँ पर फिल करेंगे और ओ यहाँ पर लिखेंगे भी। ओके। ठीक है, उसके बाद जी सेकंड सर। लैंग्वेज ये हो गया। उसके बाजू वाला जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये सेकंड लैंग्वेज के लिए आपकी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग दिस वीडियो, जो लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं, तो उसमें सबकी या तो हिंदी होगी या तो इंग्लिश की होंगी। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज। जी। तो सेकंड लैंग्वेज जो हमारे मेन बुकलेट के अंदर आती है, बता दी हमने आपको, तो वो मेन बुकलेट का यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको कोड डाल देना है। ठीक है, अच्छा जी सर। चलिए ये हो गए फिलअप करने की चीज़ें, बहुत ध्यान से फिलअप कीजिए, इसमें कोई गलती ना हो। इसके बाद क्योंकि वो लोग कॉपरेट भी नहीं कर पाएंगे आपको, और ना ही आपको दूसरी आंसर शीट दे पाएंगे। ओके, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से CDP शुरू होता है, ये तमाम चीज़ें आपको मालूम है। अलबत्ता हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आंसर शीट हमारे साथ में हाथ में है, तो हम कौन से सीक्वेंस के साथ पेपर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बताएं कि आप लोग अभी तक जो प्रैक्टिस पेपर में किए हैं वो किस तरीके से किए हैं। जी, मैं उर्दू से शुरू की सर। बुशरा मैडम आप कैसे किए? सर हम फर्स्ट ईवीएस से शुरू करते हैं, फर्स्ट, सीडीपी ईवीएस, हिंदी उर्दू, लास्ट में मैथ। अच्छा, क्योंकि आपको आसान था इसलिए किए हैं या आपने पेपर के सीक्वेंस के मुताबिक लिए हैं आपने? सर मैथ को टाइम लगता सोचने में, बल्कि जो इजी है पहले वो अटेम्प्ट करके लास्ट में मैथ टाइम। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी राय रख दूँ, फिर उसके बाद आपको इख्तियार है कि क्योंकि आप लोग ने प्रैक्टिस दिए हैं, तो मैं आपका जो ट्रेंड है या आपकी जो प्रैक्टिस है उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि जिसका अगर सीक्वेंस बन चुका है ऑलरेडी तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिसकी जो चॉइस है, जो फेवरेट सब्जेक्ट है सबका अलग अलग, तो वो जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो कम टाइम लेता है, जो आसान है, दैट शुड बी प्रेफर्ड फर्स्ट वन। ठीक है तो हम जब एग्ज़ाम दिए थे तो हमारा यही तरीक़ा रहा है कि हम सबसे पहले जो है CDP हमारे लिए आसान था तो हम CDP करते थे। ठीक है, CDP EVS ये सीक्वेंस भी बेटर है, CDP EVS वाला। जिन लोग को कोई मसला नहीं है तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि आप तमाम को यही राय देंगे हम कि जिसका जो सब्जेक्ट आसान है, किसी को CDP पसंद है, किसी की EVS की स्टडी बहुत अच्छी हुई होती है, या फिर कोई चाहता है कि मैं उर्दू से शुरुआत करूं, उर्दू से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कैंपस बड़ा है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, एग्ज़ाम सेंटर के क्लासेस ज़्यादा हैं, तो पीछे से उर्दू का सप्लीमेंट आता है, या एग्ज़ाम इन्विजिलेटर जो है वो उर्दू के साथ साथ अगर किसी का संस्कृत है, पाली है, तो वो सप्लीमेंट एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि वो एक मेन बुकलेट के बाद कुछ देर के बाद आपको अदर सप्लीमेंट मिले, या 5 मिनट के बाद मिले, 10 मिनट के बाद मिले, अगर वो इन्विजिलेटर को अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो, वरना वो मेन बुकलेट के साथ ही आपको उर्दू का दे देंगे। ठीक है, तो बेहतर ये है कि मेरा तरीक़ा ये है कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो वहाँ से आप शुरुआत करें। ठीक है, और शुरुआत करने में उजलत में जो लोग फर्स्ट टाइम पेपर देते हैं वो कभी कभी ये गलती कर देते हैं कि सर हम 91 से शुरू करना था, हमने गलती से 61 पे जाके टिक कर लिए। ठीक है, इस तरह की नादानियाँ आपसे ना हो, आपने रेगुलर प्रैक्टिस दिए हैं तो ये, क्योंकि हम स्टडी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम फोबिया थोड़ा सा अगर किसी के ऊपर भी थोड़ा सा हावी हो जाए, या फिर थोड़ी सी घबराहट अगर आपके अंदर आ जाए, तो ये आपके स्टडी के ऊपर पानी फेर सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के 1 डे बिफोर, या फिर एग्ज़ाम आपने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ दी है, तो आपने कोई बुक मेरे हिसाब से नहीं खोलना चाहिए, कोई नोट्स आपने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ्री माइंड के साथ आपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रहना चाहिए। किसी किस्म का दग दिल में नहीं होना, दिमाग में कोई डाइवर्शन नहीं होना कि अब मेरा
जितना वक्त था मेरे पास एग्ज़ाम से पहले मैं कर चुका। अब कुछ बच्चे होते हैं ऑटो में बैठने से लेके एग्ज़ाम हॉल तक गेट तक पढ़ते बैठते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उन लोगों का तरीक़ा है जो बिल्कुल तैयारी नहीं किए थे। अब अड़म धड़म कोई फ़ायदा नहीं उन चीज़ों का, उससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है, ठीक है। तो हमारा यही तरीक़ा रहा है और हम अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करते हैं कि आप फ्री माइंड से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें एग्ज़ामिनेशन के लिए, और फजर की नमाज़ के बाद आप दुआ कीजिए, तहज्जुद पढ़िए, सूरह यासीन पढ़िए, जितना भी आप अल्लाह से दुआ कर सकते कीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम तक किसी किस्म की आपने नोट्स, मोबाइल के अंदर नोट्स, कोई चाहता है कि मैं मैराथन रात में कंप्लीट कर लूँ, कोई 2-4 वीडियोस देखकर, तो ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में टिकने नहीं देगी। एग्ज़ाम के लिए जितना वक्त था, जितनी स्टडी आप कर सकते थे कर चुके। अगर आप रात भर जागेंगे तो सुबह में एग्ज़ाम में नींद आएगी, ठीक है। तो नींद अच्छे से ले लें आप, ट्रैवल अच्छे से करें, ट्रैवल के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, कोई क्या करें किफ़ायत शायरी की कोशिश ना करें कि हम उसमें फ़लाँ टिकट ज़्यादा था तो हम कम टिकट वाले फ़लाँ चीज़ से हमने इख्तियार करते हुए चले गए। ट्रैवल के अंदर मेरे नज़दीक कोई किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहिए। 500 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये अगर बढ़ के जाते हैं तो जाने दीजिए, बट आपके ये रिज़ल्ट का मामला है, आपकी मेहनत का मामला है। इसलिए आप बेहतर सवारी का इंतख़ाब करें, वक्त से पहले की सवारी का इंतख़ाब करें, ऐसी सवारी का इंतख़ाब करें जो आपकी नींद पूरी करती हो, आपका मेंटल डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसी भी सवारी कर लेते हैं जिसके अंदर उनको बैठना नहीं आ रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती सर हमारे फ्रेंड्स सब साथ में थे, हमारे साथ में कोई नहीं था। ये चीज़ें नहीं चलेगी, आपके रिज़ल्ट के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। तो वो अगर वालिद आपके साथ मसरूफ़ हैं, वो नहीं आ सकते हैं, तो वालिदा को ले लीजिए, भाई को ले लीजिए, या किसी को भी आप साथ में लीजिए, लेकिन आप बेहतर सवारी का इस्तेमाल करते हुए जाइए, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आप देखिए कि हमने आपको बता दिए फेवरेट सब्जेक्ट जो आपका है, आप उससे OMR शीट भरना शुरू करें। शुरू क्या करना है वो एक चीज़ हमने आपको बता दी है, फेवरेट सब्जेक्ट से आप शुरू करें। आखिरी में कौन सा सब्जेक्ट करना है तो मेरे नज़दीक वो हम आपको हमारे ख़्याल से आपको बताते हैं। एक चीज़ हमने स्टार्टिंग आपके ऊपर छोड़ा है, एंडिंग हम आपको बताते हैं कि एंडिंग सबसे लास्ट में आपने मैथमेटिक्स करना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए भी मैं ख़ुद मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मेरा सब्जेक्ट बीएड में भी मैथमेटिक्स है, मैं 12th साइंस से पढ़ा हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है। और लेकिन मैं प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखे हैं कि प्रॉब्लम्स के अंदर भी हम शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब कराते हैं, प्रॉब्लम्स हम लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए हम उस चीज़ के ऊपर सीटेट के अंदर फोकस कम देते हैं ताकि उस पर जो मेहनत लगती है, उसके जो टाइम कंज्यूमिंग है, वो आपके दीगर पेपर को सफ़र कर सकता है। 100% मैथमेटिक्स आपके दूसरे सब्जेक्ट का टाइम खा लेता है, दूसरे सब्जेक्ट के को असर करता है, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, और यकीनन उन्होंने पूरे प्रॉब्लम्स उनको आते थे, लेकिन उस चक्कर में उन्होंने आने वाले उसके मैथमेटिक्स के बाद जो अगर पहले आपने ले लिया, सेकंड नंबर पर ले लिए, तो आने वाले दूसरे जो पेपर थे उसका टाइम उन्होंने मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम के अंदर खपा दिए, ठीक है। तो मेरे नज़दीक मैथमेटिक्स को सबसे आखिर में करना चाहिए। उन प्रॉब्लम को कीजिए टाइम लगाकर, आपने प्रैक्टिस पेपर में किए हैं उन प्रॉब्लम को आप कीजिए जो विदिन 1 मिनट आप सॉल्व कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपके सामने पेपर है, क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करने बैठे हैं एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, और एक अलजेब्रिक प्रॉब्लम आपके पास आ गया, यूनिक फैक्टर का रहने दीजिए या फैक्टराइजेशन का रहने दीजिए, एलसीएम का रहने दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने रहने दीजिए। अगर वो 1 मिनट के अंदर आता है तो ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा अगर वो लेता है, आप प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन वो 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है तो उसको आप गिव अप करके आगे बढ़िए, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो चीज़ नहीं छोड़ना है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। मैथमेटिक्स में पूरे ध्यान से आपने पेडागॉजी के क्वेश्चंस करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स की पेडागॉजी बहुत आसान है। जिस तरह आपने ईवीएस की पेडागॉजी देखे हैं, ईवीएस के ताल्लुक से एनसीएफ क्या कहता है, ईवीएस की मेथोडोलॉजी क्या है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो तमाम चीज़ें सेम टू सेम मैथमेटिक्स के अंदर है, मैथमेटिक्स की पेडागॉजी के अंदर है कि मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नैरो एम्स क्या है, ब्रॉड एम्स क्या है, उसके मेथड्स कौन से हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर टीचर का रोल पूछता है, कंपलसरी 2 सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की पेडागॉजी के अंदर आप स्कोर कर सकते हैं, उसको नज़रअंदाज ना करें। तो शुरुआत हमने आपको बता दी, शुरुआत आपके फेवरेट सब्जेक्ट से कीजिए,
एंड मैथमेटिक्स के ऊपर कीजिए। मैथमेटिक्स में भी पेडागॉगी करते जाइए और बाद में प्रॉब्लम्स कीजिए। उसके बाद ईवीएस के अंदर भी जो चीज़ें आपको मैं बताना चाह रहा था कि ईवीएस के अंदर भी ख़ास तौर पे जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो बहुत सारे सवालात ईवीएस के अंदर ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। उन सवालात को आपने अपॉर्चुनिटी समझकर सॉल्व करना चाहिए। आपका जो टाइम बचता है वो कहाँ कहाँ बचता है वो बता रहे हैं हम आपको। ईवीएस के अंदर आपका टाइम बचता है, ठीक है। उर्दू के अंदर आपका टाइम आप बचा सकते हैं। सीडीपी की प्रैक्टिस आपने बहुत की है, बहुत सारे मैराथन देखे हैं, वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, ऑफलाइन क्लासेस किए हैं, बुक्स पढ़े हैं, प्रैक्टिस पेपर किए हैं। तो मेरे नज़दीक बहुत सारे बच्चे सीडीपी के पेपर को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मिनट के हिसाब से पकड़े तो 30 मिनट होने चाहिए, लेकिन सीडीपी भी आप 20 मिनट में या 25 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। उर्दू 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मिनट में होना चाहिए। उर्दू में अक्सर मैं वीडियो भी बनाया हूं कि आप 30 क्वेश्चन को 20 मिनट में कीजिए। तो मेरा बनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप जल्दबाजी का शिकार हों। आप जानते हैं कि उर्दू के अंदर बहुत सारे आसान सवालात होते हैं जो नज़र चुकीने जिसे हम कहते हैं कि बस नज़र चुकीने वो सवालात हमारे गलत हो जाते हैं। सही जवाब हमारे सामने होता है लेकिन हम जल्दबाजी में कर जाते हैं। अगर आप जल्दबाजी नहीं करते हैं, अक़ल का इस्तेमाल करते शऊरी हालत में अगर उर्दू का पेपर आप कर रहे हैं तो आप 20 मिनट से ज़्यादा उसको नहीं लगते, ठीक है। 20 मिनट से ज़्यादा उर्दू को नहीं लगते हैं। ईवीएस भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, 15 मार्क के इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 15 मार्क के पेडागॉगी आएंगे। तो 15 मार्क के जो आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं वो 10 मार्क लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे उसको। और पेडागॉगी बाकी की जो 15 क्वेश्चन है उसमें से 10, यानी कि ये भी 20 मार्क का 20 मिनट में आपका हो सकता है। तो कितना हो गया, 20 और ये नीचे के 25, ठीक है। इस तरह ये जो टाइम है, आप यहाँ पर जो टाइम मिला आपको, ये टाइम आपको और बेनिफिशियल है आपके लिए मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि और, क्योंकि हम जानते हैं कि मिनिमम आप 92 भी मार्क स्कोर करते हैं, 82 भी मार्क्स स्कोर करते हैं ओबीसी वाले, तो आप पास हो जाते हैं। लाइफ में एक ही बार पास होना है, आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आपके मार्क्स कितने थे, ठीक है। डीएड के अंदर जिस तरह आपको नहीं पूछता कि डीएड में आपके कितने मार्क्स थे, उस तरह सीटेट के अंदर भी कितने मार्क्स थे, इसकी कोई मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होती, ठीक है, स्टेट लेवल पे ख़ास तौर पे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि सीटेट के अंदर आपको पास होना है। तो ये ऊपर जो सब्जेक्ट हमारे रहे हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज बता दी हमने। उसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज है आपका इंग्लिश है और हिंदी है। तो इंग्लिश के अंदर भी ख़ास तौर पे पैराग्राफ और पैसेज के शॉर्ट मार्क्स हैं, उसके अंदर गलती ना करें। पेडागॉगी आपने मेथोडोलॉजी पढ़ें, जिस तरह उर्दू के अंदर मेथड्स थे, इंग्लिश टीचिंग के अंदर भी मेथड्स हैं। उर्दू के अंदर भी ज़बानदारी के तदरीस के मकासद थे, इंग्लिश के अंदर भी तदरीस के मकासद से। उर्दू के अंदर जो तरीक़े तदरीस थे सेम टू सेम वो लैंग्वेज के अंदर भी वही है। लैंग्वेज की नोयत आपने देखे, ज़बान की नोयत, तो लैंग्वेज की नोयत यहाँ पर इंग्लिश में भी है। तो सेम टू सेम उसी तरह का सिलेबस मिलता जुलता आपको मिलेगा, ठीक है। और जो चीज़ हिंदी और मराठी के ताल्लुक़ से, जिनके मराठी सेकंड लैंग्वेज लिए हैं, तो हमने आपको 12 ऑफलाइन में भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी बताए हैं कि जिन लोगों का मराठी लैंग्वेज है, यह हिंदी है, मराठी तो कंफर्म है, हिंदी के ताल्लुक़ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस पेपर आज मौजूद हैं तो एग्ज़ाम में चेक करते बैठने का नहीं। अजीम सर ने बोले थे एक दिन पहले जुमा के दिन ऐसा सा है, तो हम वहाँ पर जाते बराबर पहले हमने वही चेक करते बैठे। टाइम वेस्ट मत करो। आज अगर है सैटरडे की शाम अगर आपके पास पेपर हैं तो आप देखिए कि उर्दू की जो बुकलेट आएगी आपको, उसमें 2 पेपर होंगे, उर्दू एज ए फर्स्ट लैंग्वेज और उर्दू एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। तो जिन लोगों का मराठी है तो उसमें आप मराठी पैराग्राफ है देख के कर सकते हैं, आप कविता है वो कर सकते हैं, छोटे मोटे ग्रामर है वो कर सकते हैं। मराठी के अंदर 15 मार्क की पेडागॉगी आएगी, हिंदी के अंदर भी पेडागॉगी आएगी। तो ये मराठी और हिंदी की जो पेडागॉगी क्वेश्चंस हैं वो उर्दू के सप्लीमेंट के सेकेंड लैंग्वेज का जो पेपर होगा उर्दू का, उसकी पेडागॉगी को चेक कीजिए। आप आज कीजिए, एग्ज़ाम के अंदर नहीं करना, स्ट्रिक्टली नहीं करना है आपको ये।
ये सिर्फ आज ही करना है आपने। अगर मराठी का पेडागॉगी और उर्दू ज़ुबान दुवम की पेडागॉगी अक्सर सेम आती है, ठीक है। तो जिन लोगों ने हिंदी या मराठी लिया है तो वो चेक कर सकते हैं जाकर कि उर्दू की सेकेंड लैंग्वेज की पेडागॉगी के कुछ सवालात आपको सेम टू सेम मिलेंगे, जो आप उर्दू में पढ़कर मराठी के अंदर भी हिंदी के अंदर भी टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है जी सर जी। सेकंड पेपर है हमारा हिंदी, तो समझो कोई समझो उसमें आता फर्स्ट और सेकंड उर्दू। जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आप एग्ज़ाम के अंदर चेक करेंगे तो ये उसका पूरा बवाल मेरे ऊपर आएगा अगर आपका नुकसान होता है तो, ठीक है। तो मैं आपका नहीं किसी सर। किस्म का नुकसान नहीं करना चाहता। एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। जो लोग चेक करना चाहते हैं आज सोने से पहले कीजिए, ठीक है। तो अगर ये पेडागॉगी जी हिंदी का जो मेरा सेकंड लैंग्वेज रहेगा हिंदी, तो ये सेकंड पेपर मुझे चेक करना पड़ेगा, है ना? हाँ, उर्दू ज़बान के सप्लीमेंट में जो उर्दू ज़बान दुवम रहेगी, उर्दू जिसकी, उसके पेडागॉगी सवालत आपने चेक करना है। अगर वो सेम रहा तो समझ लीजिए कि आप इस तरह के इम्कानात आपको संडे वाले पेपर में यानी कि 21 जनवरी के पेपर में आप इसको इस तरह के देख सकते हैं, ठीक है। सर पेडागॉगी ऑलमोस्ट सेम आती है, मैंने चेक की जी और तो उसके पैराग्राफ अलग आते हैं बस। जी जी। तो कुछ कैंडिडेट्स को हमने बताया इस तरह की चीज़ें, तो गुज़िश्ता सालों में बहुत सारे कैंडिडेट ने फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, क्योंकि मराठी है, मराठी हमारी सेकंड लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है। तो हम पैराग्राफ और कविता तो हम कर लेते हैं, लेकिन पेडागॉगी हमने पढ़ी भी नहीं होती है मराठी की, तो इसलिए यहाँ पर उर्दू ज़बान के दुवम के अंदर हम उसको चेक कर सकते हैं, और जैसा उर्दू में पढ़ने का यहाँ पर उसके आंसर टिक करना है, ओके। तो क्वेश्चंस रियल वाइज सेम आएंगे या ऊपर नीचे नहीं आएंगे? नहीं, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सीरियल वाइज हो। अच्छा, तो उसमें आपका टाइम सर्फ हो सकता है, उसी सूरत में चेक पूरा करना। सेम छाप देते हैं क्या? सेम टू सेम कैसे छापेगा, आपका टाइम उसमें सर्फ हो सकता है। तो बेहतर ये है कि अगर आप मराठी के अंदर वीक हैं या फिर आप हिंदी के अंदर आपको पेडागॉगी नहीं समझ रहे, उस सूरत में देखिए, अगर आपने मराठी पढ़ा हुआ है, हिंदी आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है उर्दू के सेकंड लैंग्वेज में जाने की, खामखा मत जाइए, ठीक है। आपने हिंदी अच्छे से पढ़ा है ऑलरेडी, आपको प्रैक्टिस सीरीज़ के अंदर अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, मराठी के अंदर अच्छे मार्क्स मिले, तो नो नीड टू गो देयर, ओके। जी सर। हाँ, जिसका हिंदी कमज़ोर है, आपने सेकंड लैंग्वेज लिया है, मराठी कमज़ोर है, मराठी की पेडागॉगी आपको नहीं समझ रही है, तो उस सूरत में आप आज ही चेक करें, कल नहीं चेक करना। सर अगर हम ऐसा करते हैं एग्जाम में, जी यहाँ तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जी अगर एग्जाम में भी उसी को देखना, सेकंड पेपर हिंदी और सेकंड पेपर उर्दू, जी। तो मतलब कैसे ट्रिक से देखेंगे कि सवाल जल्दी जल्दी हम लोग को मिल जाएगा, हाँ ये इसी का है, सेम है? उसके अंदर ख़ास तौर पे ग्रामर के सवालात या फिर टीचर के ताल्लुक से जो सवालात होते हैं, तो आपको जल्दी से आइडेंटिफाई हो सकते हैं। कोई एक सवाल हिंदी का या मराठी का आपने पकड़ लेना और उसी सवाल को बस उंगली फिरा के चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। शिक्षक के बारे में पूछा हुआ सवाल है हिंदी या मराठी में, तो आप देखेंगे कि मॉडलिंग के ताल्लुक से उर्दू के सेकंड लैंग्वेज में कौन सा सवाल है पेडागॉगी में। अच्छा, तो फिर वो लाइन टू लाइन अगर एक से दो बार आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ बस यही सवाल है वो, हाँ ठीक है। जी सर। चलिए, उसके बाद आखिरी जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो कल के एग्ज़ाम के ताल्लुक से ही है कि ख़ास तौर पे ट्रैवल के ताल्लुक से जो लोग जो चीज़ें आपको जहन में रखना है वो चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहली बात ये है कि हमने आपको बता दिए कि ट्रैवल के लिए आपने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो आज रात में किसी भी तरीके से भी आपने जाने का नज़्म कर लीजिए। कल सैटरडे है, जिनका सेकंड पेपर है तो उनको 7:30 बजे रहना है, यानी कि जिस सिटी में आपका एग्ज़ाम आया है आपने रात में वहाँ पर स्टे कर लेना चाहिए। संडे का स्टे कहाँ हो सकता, कोई ना कोई रिलेटिव किसी न किसी आप हो जाएगा, मिल जाते हैं आपको, ठीक है। दूसरा कि कुछ भी रास्ता नहीं आ रहा वहाँ पर स्टे का, तो फिर आप इज्तिमाई सूरत में इज्तिमाई सफ़र को आप तरजीह दीजिए। इज्तिमाई सफ़र से मुराद ये है कि आप हो सकता है कि आपके सेंटर्स अलग अलग हों और सिटी एक हो, क्लासमेट्स आपके साथ में होंगे, तो उन लोगों के साथ आप इज्तिमाई सफ़र का तैयारी कीजिए। कोई एक अगर आपको रेल का रिज़र्वेशन नहीं मिला आपको या बस आपको सूटेबल नहीं है
तो आप 4 व्हीलर कर लीजिए कोई, जिसमें आपके ज़िम्मेदारान भी हों और आपके फ्रेंड्स भी हों, ठीक है। तो होता ऐसा है कि हमने टिकट बुक करे नहीं और कल सुबह हम देखेंगे, सैटरडे को हम देखेंगे तो बहुत सारे गाड़ियाँ उनको मिलते नहीं है। इसको फ़ोन लगा, उसको फ़ोन लगा, उसका व्हाट्सअप मैसेज चेक कर, इसका व्हाट्सअप नो, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी ट्रैवल के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम सेंटर है इसलिए आप इज्तिमाई सफ़र दो या 4 लोगों को पकड़िए, वो 4 लोग कंफर्म हो जाइए तो तीनों में डिवाइड कर लीजिए किराया और फौरी उस गाड़ी वाले को बुक कर दीजिए, टाइमिंग दे दीजिए, अपना रफ्ता सफ़र बांध दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वहाँ जो चीज़ अहम है वो है एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर आपके ड्राइवर को भी मालूम होना चाहिए, आपको भी मालूम होना चाहिए। जदीद ज़राए दुनिया में आ चुके हैं, आप गूगल मैप पर उस एग्ज़ाम सेंटर का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि एक नाम के 2 कैंपस भी होते हैं, लेकिन हाल टिकट पे जो कैंपस है, जो एरिया दिया हुआ है, उसी एरिया में आपको, हमारा स्टूडेंट इस तरह के हालात का शिकार हुआ है लास्ट टाइम, ठीक है, कि वो सेम नाम का था तो वो दूसरी जगह पर पहुंच गया और वो एग्ज़ाम में लॉस हुआ। वो मुंतखबा वक्त पर वो उसके ओरिजिनल सेंटर पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो गलत सेंटर पर जा चुका था एट द राइट टाइम। तो फिर वहाँ से, सिटी बड़ी है औरंगाबाद, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2 से 5 किलोमीटर आपको सफ़र तय करना पड़ता है। तो कल आपके पास वक्त है, अर्ली मॉर्निंग या आज शाम भी आपके पास वक्त है, एग्ज़ाम सेंटर बखूबी अपनी आँखों से अपने जो रिलेटिव है, ये कज़िन है, उनको पहुंचकर जाकर देखने के लिए बोलिए। अगर वो भी कह दें, जाहिर सी बात है, अगर हम परभनी में रहने वाले हैं, आप मुंबई में रहने वाले हैं, तो परभनी में अगर कोई बाहर से आ रहा है और मुझे कह दें कि अजीम सर आपके बसमत रोड पे फ़ला फ़ला स्कूल है या फिर फ़ला एजुकेशन कैंपस से आप देख लीजिए, तो मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप आ जाइए, मैं देख लूँगा, मैं आपको लेके चले जाऊँगा। तो ये इस तरह की बातें नहीं चलेगी। मेरा काम ये है कि परभनी के अंदर बसमत रोड पे कौन सा स्कूल है, वो कितनी दूरी पर है, कौन सा रास्ता उसके लिए मुनासिब है, ठीक है। कुछ भी रास्ते में बांधकाम आ सकता है, रोड का कंस्ट्रक्शन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपके कांटेक्ट में है, आप उनको बोलिए कि आप सैटरडे के दिन जाकर देखिए, खुद जाकर देखिए। वहाँ पर से नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ होगा, सीटेट का कुछ ना कुछ तो लगा होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर के तारुफ से आप भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 जो है, ख़ास तौर पे हमने आपको बताया ट्रैवल के अंदर नींद के ताल्लुक़ से, जो लोग नींद के कच्चे हैं या नींद के पक्के हैं, तो ये नींद बड़ी दुश्वारी चीज़ है, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले अपनी नींद को मुकम्मल करें। अब वो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं वाला फंडा इस्तेमाल ना करें कि अब कल पेपर है तो रात भर में जग के पेपर पूरा काला करके आ जाऊँगी, ठीक है। तो ये नींद आपको नुकसान पहुंचा सकती है। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जो कुछ भी आपने पढ़े हैं वो इंशाल्लाह आपके लिए इनफ रहेगा। तो आप ट्रैवल में जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, सर्दी का मौसम है, तो आप जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी नींद को आप मुकम्मल कीजिए, सफ़र की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। जी सर। उसके बाद और जो चीज़ें हैं हमने आपको शुरुआत में बता दी हैं कि मोबाइल है, पानी की बोतल है, नाश्ता है, ज़रूरियात से फ़रागत है, इन तमाम चीज़ों को आप बिफ़ोर कर लीजिए। नाश्ता अच्छे से कीजिए, 7:30 बजे फजर के बाद कर लीजिए, जो आपको 12 बजे तक चल सकें, वरना भूख लग रही, नींद आ रही, आपने अच्छे से स्टडी की है, तो ये तमाम चीज़ें आपके एग्ज़ाम के ऊपर असर करते हैं। तो जो जितना फिज़िकली जितना स्टेबल होगा, वो उतने अच्छे हाजिर दिमागी से वो अपने आप को एग्ज़ाम में पेश कर पाएगा, ठीक है। जो लोग सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों दे रहे हैं, चौथी चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो लोग फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों एक साथ दे रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों देने वालों का ज़्यादातर फोकस पेपर फर्स्ट की तैयारी पर होता है कि वो पेपर फर्स्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं और पेपर 2 की तैयारी नहीं करते, ठीक है। या फिर ये कहते हैं कि पहले हम पेपर फर्स्ट निकालेंगे, उसके बाद पेपर सेकंड निकालेंगे, इस तरह की हमारी ज़हनियत होती है। तो आम साल जो है पेपर सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में है और आपने तैयारी की हुई है पेपर फर्स्ट की,
तो इस बात के कवी इम्कानात होते हैं कि आपका पेपर सेकंड आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगे। ओके, समझ पा रहे हैं इन बातों को आप? जी सर। हो इस बात के कवी इम्कानात होते हैं जिन लोगों ने पेपर फर्स्ट की बहुत अच्छे से तैयारी की है, पेपर सेकंड की तैयारी नहीं की है, तो इस बात के कवी इम्कानात होते हैं कि इत्तेफाक कहिए या चेंजेस कहिए, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं CBSE, उसने इस बार ये चेंज किया है कि पेपर सेकंड को फर्स्ट मोड में लाकर रख दिया है। वरना पहले ऐसा हुआ था अब तक कि पेपर फर्स्ट पहले होता था, उसके बाद पेपर सेकंड होता था। तो बच्चे पेपर फर्स्ट की तैयारी करते थे, उसके बाद खुशी खुशी पेपर सेकंड को जाते थे, और पेपर सेकंड पे जैसा आया वैसा जितनी तैयारी हुई उतनी बगैर किसी डिस्टर्बेंस के वो पेपर सेकंड को करते थे, उसमें पास हो या ना हो। अलबत्ता उनको इस बात की गारंटी होती है कि फ़र्स्ट सेकंड हमने बहुत अच्छे से तैयारी की थे, पेपर फर्स्ट हमारा निकल जाएगा। लेकिन अब जो चीज़ आपके मेंटल यानी कि नफ्सियात को आपको डिस्टर्ब कर सकती है वो पेपर सेकंड की फ़र्स्ट शिफ्ट है। जिन लोगों ने पेपर सेकंड की तैयारी नहीं की, पेपर फर्स्ट की अच्छी किए हैं, तो अब वो जाएंगे सुबह सुबह पेपर सेकंड को देने के लिए। तो आपको पेपर सेकंड हार्ड इसलिए लगेगा कि आपने उसकी तैयारी नहीं की है। ठीक है, तो पेपर सेकंड के अंदर भी आप जिस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं पेपर फर्स्ट की, वो सबसे पहली जो चीज़ है वो CDP है, उर्दू है, और आपके लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, इन चीज़ों से आप जो पेपर फर्स्ट के अंदर पढ़े हैं वो पेपर सेकंड के अंदर इन चीज़ों को आप अच्छे से कीजिए। अगर आपका मैथ साइंस है पेपर सेकंड में, तो इस बात के भी कभी इम्कान है कि पेपर सेकंड के आपने स्टडी नहीं किया तो मैथ साइंस की प्रॉब्लम्स आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सोशल स्टडीज़ के अंदर भी आप जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है आपने पढ़े नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता मैथमेटिक्स के अंदर पेपर सेकंड के अंदर भी आप पेडागॉगी को ध्यान दीजिए। ठीक है, CDP आप पेपर सेकंड का अच्छे से कर सकते हैं। तो इस बात को आप जहन नशीन कर लें कि मैथ साइंस मेरा हार्ड जा सकता है क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैथ में मैं CDP को, मैथ के अंदर जो पेडागॉगी है उसको नहीं छोड़ूंगी मैं इंशाल्लाह। EVS आपने पढ़े हैं, EVS के अंदर भी सिविक्स हैं आपने पढ़े हैं कि उसको बाज़ाब्ता अच्छा शहरी बनाना आपका मकसद है और डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है। ये जो पेडागॉगीज़ हैं EVS की, वो आपको सोशल स्टडीज़ में भी आपको काम आएंगे। ठीक है, EVS की पेडागॉगी आपको सोशल स्टडीज़ के अंदर भी काम आएगी। तो कुछ मिलते जुलते सवालात या मौलिम का किरदार या आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, NCF है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं ये आपको सोशल स्टडीज़ के अंदर काम आएंगे। ठीक है, तो जो चीज़ आपने नहीं पढ़े हैं उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की है कि पेडागॉगी जिसे हम CDP कहते हैं EVS की, वो आपको सोशल स्टडीज़ में काम आएंगी। मैथमेटिक्स के अंदर जो आपने पेपर फर्स्ट के अंदर पढ़े हैं वो पेपर सेकंड के अंदर पेडागॉगी के अंदर का। ऐसा नहीं होना आपके कि मैंने पेपर सेकंड पढ़ी नहीं तो मेरे को कुछ ही नहीं आएगा। क्या क्या आ सकता, आप किस चीज़ में स्कोर कर सकते हैं पेपर सेकंड के अंदर, वो हमने आपको बताया है। किस किस में आप स्कोर कर सकते हैं बताइए जी। सर हाँ, समझो कोई क्वेश्चन समझो आ रहा नहीं सर, तो अंदाजे पे जो अपन लगाते हैं ना सर, तो फिर उसका बताइए ना कैसे करते हैं। देखिए, अब बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएंगे जो ट्रिक्स कहते हैं, जुगाड़ बोलते हैं, तुक्का कहते हैं। तो वो चीज़ें तो आपके आखिरी हैं जो आप जिसका रियलिटी से फैक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें गेस लगा सकते हैं आप जो बच्चों के हक़ में हो। ठीक है, जो चीज़ें बच्चों के हक़ में हो, जो चीज़ें चाइल्ड सेंटर की वकालत करती हो। ठीक है, जो बच्चों को कम से कम बर्डन की बात करती हो। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ का शामिल होने की बात करती है, जो नॉलेज एक्सप्लोरेशन की बात करती है, ऐसे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो हमेशा बच्चों के फेवर में होंगे और वो आपने नहीं पढ़े हैं तब भी आप उसके जवाब दे सकते हैं। ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स के अंदर भी जो कॉमन चीज़ें हैं वो रोट लर्निंग है, आप जानते हैं। ठीक है, ये रोट लर्निंग पेपर फर्स्ट के अंदर भी अलाउड नहीं है, पेपर सेकंड के अंदर भी अलाउड नहीं है। कॉमन चीज़ें हैं, बच्चों की नफ्सियात के ताल्लुक़ से हैं, पेरेंट्स का रोल है, टीचर का रोल है। टीचर का रोल भी दोनों भी पेपरों के अंदर कॉमन है। ठीक है, एक है बच्चे का रोल चाइल्ड सेंटर वाला एजुकेशन वाला और दूसरा टीचर का रोल, ये दोनों भी पेपर की पेडागॉगी के अंदर कॉमन रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर सेकंड के अंदर हमको कुछ नहीं मालूम, हमने कुछ नहीं पढ़े तो पूरा हमने अंदाज़े पे टिक करके आए। पढ़ो,
1 मिनट एटलीस्ट पढ़ो, आधा मिनट, 30 मिनट्स पढ़ो, 30 मिनट के अंदर आप डिसीजन लो, 1 मिनट के अंदर उसको करो, ठीक है। जो चीज़ें स्कोर कर सकते हैं आप, मैंने उसको फिर आपको बता दे रहा हूँ। पेपर सेकंड का उर्दू आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश या हिंदी है तो आप उसमें भी स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद CDP आपने अच्छे से पढ़े हैं पेपर 1 के अंदर, 3 सब्जेक्ट 5 में से तो आप अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने EVS की पेडागॉगी पढ़े हैं, मैथमेटिक्स की पेडागॉगी पेपर फर्स्ट के अंदर पढ़े हैं। तो सोशल साइंस हो या आपका साइंस मैथ हो, उसके अंदर भी आप पेडागॉगी अच्छे से कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ट्रिक ही है जो ये चाहते हैं कि हमने नहीं पढ़े कुछ भी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा कुछ ना कुछ बन जाए या थोड़े से निकल जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये पेपर सेकंड इंग्लिश की यूज़फुल चीज़ें थी। अब जो चीज़ आपको नहीं करना है वो चीज़ भी देख लीजिए आप। जो चीज़ आपको नहीं करना है, सबसे पहली चीज़ जो चीज़ है वो है फोबिया, ठीक है। सबसे बड़ी जो चीज़ आपके मार्क्स को जो ख़त्म करती है तलवार के ज़रिए, वो फोबिया है। एग्ज़ाम का फोबिया, कैसा पेपर आता है, कुछ नहीं सोचने का, कुछ भी नहीं सोचने का। फजर की नमाज़ के बाद सिर्फ दुआ करना है, फ्री माइंड से जो आपको खाना पसंद है वो खाइए। लॉलीपॉप लीजिए, लॉलीपॉप खाइए, चॉकलेट खाइए, बिस्किट खाइए, ठीक है। कोई फ्रूट खाइए, एप्पल खाइए, एनर्जाल पीजिए, एनर्जी ड्रिंक लीजिए। इन तमाम चीज़ों से आप अपने आप को अच्छे से रखिए, फिट रखिए। सबसे पहले जो है फोबिया को आप दूर कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, चलिए सेकंड जो चीज़ है जो करना है वो चीज़ हमने पेपर सेकंड के लिए आपको बता दी है। जो चीज़ नहीं करना है पेपर सेकंड के अंदर फोबिया है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पेपर सेकंड के खुदा न खास्ता आपको CDP के सवाल समझ में ना आए हो, सोशल साइंस के या मैथ्स के सवाल समझ में ना आए हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि CDP के क्वेश्चन हार्ड थे, तो इसका असर आपके सोशल साइंस या मैथमेटिक्स के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। सोशल साइंस या मैथमेटिक्स के अगर क्वेश्चन आपको हार्ड लगे तो आपका इसका असर सेकंड लैंग्वेज के ऊपर नहीं होना चाहिए। पूरा पेपर हार्ड है बाबा, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ी, ये जो फोबिया है पूरा फर्स्ट पेपर, एक पेपर से दूसरे पेपर की तरफ ट्रांसफ़र होता। उर्दू भी आपको हार्ड जाएगा अगर इस तरह की आप शुरुआत करेंगे मेंटली, ठीक है। तो आप इस बात को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। मेंटली स्ट्रांग है तो आपको कोई कुछ भी नहीं होता, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बगैर पढ़े भी आप स्कोर कर सकते हैं मेंटली अगर आप मजबूत हों। तो अगर आपको CDP के क्वेश्चंस हार्ड लगे तो आप इस बात का दिल में इत्मीनान रखें कि हो सकता इंशाल्लाह यहाँ पर मेरे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इसके बाद का जो सोशल साइंस का या मैथमेटिक्स का पेपर है मैं उसका पेडागॉगी अच्छे से कर लूँगा, उसकी पेडागॉगी मैं अच्छे से कर लूँगी, ठीक है। इस चीज़ का आपने कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपको मैथमेटिक्स या फिर आपका सोशल साइंस से पेपर सेकंड के अंदर इसमें आपको लग रहा कि बाबा ये बहुत हार्ड था, तो इसका असर आपके सेकंड लैंग्वेज हिंदी या आपका इंग्लिश है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है, अगर सैटरडे को यानी कि आज इस वक्त आपको लग रहा है कि मैंने सोशल साइंस का कुछ भी नहीं पढ़ी, मैथमेटिक्स का कुछ भी नहीं पढ़ी, ठीक है, तो आप इस बात का इत्मीनान बना दीजिए, अपने आप की सीक्वेंस कर लीजिए कि आपको 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है बस सिर्फ पेपर सेकंड के अंदर। वो आपका उर्दू, CDP, आपका सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। इन 3 चीज़ों को मैं अच्छे से पढ़ के करूँगी। किन की कौन सी चीज़ों पर बताइए एक बार। अगर आपने मैथ साइंस की और सोशल साइंस की, सोशल स्टडीज़ की अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आपने आज ही इस बात को तयन कर लेना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं पेपर सेकंड के अंदर, किस चीज़ कौन से सब्जेक्ट को आप अच्छे से करेंगे। सबसे पहले बताइए उर्दू, दूसरा CDP, तीसरा आपका सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। चौथा और पांचवा भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपने मैथ के प्रॉब्लम नहीं आते, कोई मसला नहीं, टेंशन लेने का नहीं, मेंटली प्रिपेयर्ड रहने का। मैंने तैयारी नहीं करी तो बिला वजह का सवाल को घुमा फिरा के कुछ तो भी
टाइम पास करके, आगे पीछे कट प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करके कुछ भी जुगाड़ करने की कोशिश नहीं करने का। आते तो करने का, नहीं आते तो आगे बढ़ने का। क्या नहीं छोड़ना है वो पेडागॉजी है, मैथमेटिक्स की भी और सोशल स्टडीज़ की भी। अगर आप उर्दू में अच्छी तैयारी की है तो ये मेरे नज़दीक उर्दू और फर्स्ट लैंग्वेज में, उर्दू पेपर 1 में पेपर 2 में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो आपसे पेपर सेकंड के अंदर भी, पेपर फर्स्ट के अंदर भी उर्दू के अंदर मोर देन 24 मार्क्स हर बच्चा स्कोर कर सकता है। CDP के अंदर आप पेपर सेकंड का भी दे रहे हैं तो कम से कम आपको मिलना चाहिए 22 या 21, कम से कम CDP के अंदर। सेकंड पेपर के अंदर भी आपने ना पढ़ा हो तब भी। ये आपका उर्दू हो गया, ये CDP हो गया। सेकंड लैंग्वेज आपने हिंदी या इंग्लिश लिए हैं फर्स्ट लैंग्वेज में, फर्स्ट पेपर में, तो आपके यहाँ पर भी आपके 22, 23, 20 के अबव यहाँ आपके 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट के भी अगर आपने अच्छे से पढ़ के करे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 और ये 68 मार्क आपके 3 सब्जेक्ट के हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी रहा मैथमेटिक्स, ठीक है, और साइंस का, तो वहाँ पर आपने 30 मार्क भी लेते हैं आप मैथमेटिक्स में और साइंस में मिलाकर, यानी कि 30 में से 15, 30 में से 15, तो ये 8 और ये 9, सेकंड पेपर आपका आसानी से निकल जाता अगर आपका 22+ का रेशो इन 3 सब्जेक्ट में रहा तो। ठीक है कि नहीं आसान? जी सर। जो आपने पेपर फर्स्ट में है तैयारी की है उसी को यूटिलाइज़ कीजिए पेपर सेकंड के अंदर। फोबिया में जाना नहीं, डर में जाना नहीं कि मैंने पेपर सेकंड का कुछ नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं हो सकता। जिन लोगों ने किए हैं तो उनके इन्फॉर्मेशन बेस्ड ये 30 वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है मैथ साइंस का या सोशल स्टडीज़ का, इसमें आप 40 भी स्कोर कर सकते हैं। तो आप आराम से 101, 105, 110 तक जा सकते हैं पेपर सेकंड के अंदर। अगर आप पेपर फर्स्ट के अंदर 140 तक जाते हैं, 135 तक जाते हैं, दोनों में भी आप 100 क्रॉस कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मेंटल क्या बोलेंगे कि मेंटल डिसेबिलिटीज़ जो हैं हमारे ख़ास तौर पे ज़हनी जो तवाज़न है वो हमारे पास और नापास के ऊपर भी असर करता है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट आप इसीलिए इतने सेकंड के ऊपर मैंने आपको इतना टाइम दिया क्योंकि पेपर सेकंड ये इस एग्ज़ाम की तब्दीली है कि वो फर्स्ट शिफ्ट में आए। ये अगर आपने कर ली अच्छे से पेपर सेकंड, जैसा हमने आपको बताया है, पेपर सेकंड अच्छे से जाएगा आपका तो साइकोलॉजिकली आपका पेपर फर्स्ट भी बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। ठीक है, खुदा न खास्ता सुम्मा खुदा न खास्ता इतने बताने के बावजूद भी या आपकी तैयारी होने या ना होने के बावजूद भी अगर पेपर सेकंड हार्ड जाता है, ठीक है, तो पेपर सेकंड आपका फर्स्ट शिफ्ट में है वो कब ख़त्म हो जाएगा, कितने बजे ख़त्म हो रहा है ये पेपर सेकंड? 12 बजे खत्म हो रहा है शायद। और पेपर फर्स्ट कब शुरू हो रहा है? 2 बजे से स्टार्ट है। 2 बजे से। दोनों के बीच में कितना फ़र्क है टाइम का? लंच के लिए आपको टाइम मिलेगा, लंच के लिए आपको टाइम मिलेगा ना? जी सर। तो जो आपको लंच के लिए आपको टाइम मिलेगा पेपर सेकंड के बाद, तो वहाँ पर आपने पेपर सेकंड को किसी ने भी, अगर आपका ख़राब गया तो अगर आपका ख़राब जाता है तो किसी ने भी पेपर सेकंड के बारे में कोई कमेंट नहीं करना, नो डिस्कशन, नो कमेंट। बेहतरीन तरीक़ा है ये। ठीक है, अगर आप चाहते हैं पेपर फर्स्ट आपका अच्छा जाए, पेपर सेकंड का कोई असर ना हो आपके पेपर फर्स्ट के ऊपर, तो जैसे भी आपने किए हैं अभी हमने बताया उस तरीके से किए हैं, अपनी सेल्फ स्टडी को यूटिलाइज़ किए आपने, तो पेपर सेकंड हो जाने के बाद आपने उसके ऊपर एग्ज़ाम से निकलने के बाद कोई कमेंट नहीं करना। अरे तूने उसका क्या लिखी थी, अरे इसका मैं डब्बा खाते खाते भी वही चल रहा, पानी पानी पीते हुए भी वही चल रहा, अब्बू आया, अब्बू हमारा 4 मार्क्स तो हाथ से चले गए, नो डिस्कशन। ठीक है, पेपर सेकंड बाहर। हाँ सर। जी जी बोलिए। नो सर। ठीक है, तो पेपर सेकंड होते ही आपने रिलैक्सेशन देना है, अपने जो मेंटल आपकी स्पीड थी उसको ज़ीरो कर दीजिए, साइलेंट पे ला लीजिए, उसको वापस न्यूट्रल कर दीजिए और अच्छे से लंच के लिए तैयार हो जाइए। अच्छी गर्मा गर्म चाय पीजिए, सुकून से नज़ाल पीजिए, तमाम ज़रूरत से फारिग हो जाइए, फिर पेपर फर्स्ट के लिए
फ्रेश आपने तैयार हो जाना कि अब मेरा असल मैदान जंग आपका सामने है। ठीक है। और ये टाइम, ये बिफोर पेपर फर्स्ट के पहले भी कोई गाइड लेकर जाना नहीं, कोई बुक लेकर जाना नहीं, कोई आपने यूट्यूब के वीडियो नहीं देखना एग्ज़ाम से पहले। जैसा आपने सुबह के अंदर ही फजर के बाद से आपने तय कर लिए कि आप मुझे कुछ नहीं देखना है, जो है आप मैं मेंटली प्रिपेयर्ड, जितना हंसते खेलते जाएंगे उतना अच्छे से पेपर आपका जाएगा। नो डिस्कशन, ये मेरा पर्सनली ज़ाती तजुर्बा भी है, मैं पेपर के बाद कोई डिस्कशन नहीं करता। ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर की पर आएंगे उसके ऊपर। जी, अगर पेपर फर्स्ट में खराब गया तो? ऐसा नहीं हो सकता, पेपर फर्स्ट किसी का ख़राब नहीं जाएगा। देखिए आप, पेपर फर्स्ट आसानी होता है और आप इस नीयत से जाएं कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो चुकी है, अब मैं स्कोर करना है, बस स्टडी हो चुकी है, अब मैं स्कोर को जा रही हूँ, स्कोर करने के लिए जा रही हूँ। पेपर फर्स्ट आसानी होता है, वो लगता है ऐसा आगे पीछे होने की वजह से कि पेपर फर्स्ट आसान था, पेपर सेकंड आसान था, वैसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर रिपीटेटिव क्वेश्चन से आपने प्रीवियस पेपर किए हैं, यूट्यूब पर देखे हैं या ऑफलाइन प्रैक्टिस आपने की है, तो मैक्सिमम पोर्शन प्रीवियस पेपर से ही आता है। और उसके बाद कुछ जो नए सवाल होते हैं तो आपकी स्टडी से आप जजमेंट लगाकर, गेस लगाकर उन सही जवाबात को आप टिक आउट करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है सीटेट पास होना, महा टीईटी में और सीटेट के अंदर बहुत फ़र्क है। आपको आसान होना, सीटेट के अंदर पास होना आसान है। ठीक है, तो ये आसानी है, अच्छा मौका है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बहुत आसान है। सबसे पहला जो चीज़ है हमने आपको बोल दी कि फ़ोबिया निकाल दो, आज ही से फ़ोबिया कि भाई हाँ कोई पूछे भी आपको कि स्टडी हुई या नहीं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, अब बस स्कोर करने को जाना है औरंगाबाद, मार्क्स लेकर आना है। ठीक है, तो फ़ोबिया को निकालिए। जितनी चीज़ें हमने आपको बताएं ट्रैवल के ताल्लुक से, सीक्वेंस के ताल्लुक से, OMR शीट के ताल्लुक से, इन तमाम चीज़ों का आप याद रखिए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर। ठीक है, और ट्रैवल में कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए प्लीज़। बाद में परेशानी होती कि सर हमको सेंटर नहीं मिल रहा, हम यहाँ पर आ गए, हमारे साथ में कोई नहीं है। साथ में कौन है, 2 या 4 हो, अभी आ रही है 10 बजे तक रात में बोलेंगी उन्हें, उसके पापा दूसरी गाड़ी में दिख रहे हैं, वहाँ पे 900 बोला उसने फलाने ने 400 बोला। टेंशन नहीं लेने का, 200-400 रुपये बढ़ के जाने देने का। 4 या 5 लोग तैयार हुए, गाड़ी करे, जाना आना तय हुआ, साथ में कौन आना वो भी तय हो गया, एग्ज़ाम के बाहर कौन रहेगा वो भी तय हो गया, मोबाइल किसके पास रहेंगे वो भी तय हो गया। सब तयशुदा प्रोग्राम के साथ आप जाइए, तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आपके इतने चीज़ें बताने के बाद कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। आखिरी सेशन है, बताइए। जी, समझ में आ गया सब? जी सर, सब क्लियर है सर। तो अब कमांडोज तैयार है सब? इंशाल्लाह। जी सर। देखिए, हमारी जितनी कोशिश हो सकती थी हमने की है, बाकी सब आपके हाथ में है, आपके नतायज, आपकी कामयाबी आप ही के हाथ में है। ठीक है, तो उम्मीद करते सर हैं। मेरा यही एक प्रॉब्लम मुझे लग रहा है बस कि वो वहाँ पे क्लॉक होना चाहिए या तो फिर, क्योंकि मेरी फ्रेंड पहले भी दी थी ना तो बोल रही थी नहीं थी, फिर टाइम नहीं, अगर मतलब पता नहीं चलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप एग्ज़ाम इन्विजिलेटर को पहले ही बता दीजिए, जो आपको बाहर आईडी कार्ड चेक करेगा तो उसको बता दीजिए गेट में ही, मैं ये क्लॉक इस्तेमाल कर सकती हूँ या नहीं। ठीक है, अगर वो कहेगा कि अगर हाँ और हॉल टिकट में आपके लिए है वहाँ ऑलरेडी, तो फिर आप इस्तेमाल मत कीजिए। सर नॉर्मल वाली भी वॉच नहीं चलेगी, सादी सिंपल? जिसका बेसिक डायल है तो उसकी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन अगर वो अलाउड नहीं करे तो फिर आपको निकालना पड़ेगी या इन्विजिलेटर के पास जमा करना पड़ेगी। क्योंकि अब ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो अब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स है वो घड़ी को भी अलाउड नहीं कर रहे हैं आमतौर पर। जी सर, लास्ट टाइम सेंटर पे अलाउ नहीं किए थे, मेरी फ्रेंड बता रही थी। जी, क्योंकि अब उसके अंदर ब्लूटूथ है, उसके अंदर माइक है, उसके ज़रिए कॉल हो सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें उन्होंने अलाउड नहीं की हैं। सर सादी वॉच तो कर सकते हैं ना, स्मार्ट वॉच अलग है, शादी तो अलग होती है ना। देखिए, अगर आपको ज़रूरी है, अगर आपके सेंटर पे नहीं है, तो क्योंकि आप 2 घंटे पहले पहुंच रहे हैं तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है,
बुरखा है आपके पास तो बुरखा जो बुरखे वाले हैं तो उन्होंने भी और अर्ली जाना चाहिए लेडीज़ के ज़रिए। अगर वो चेकअप करना चाहते हैं तो लेडीज़ के पास ही चेकअप करवाना चाहिए, जेंट्स के पास अवॉइड कीजिए। ठीक है, अपनी सलामती का ख़ास तौर पे ख्याल रखते हुए आप काम कीजिए। जी सर। और कुछ कहना है तबस्सुम मैडम, मिसबा, बुशरा मैडम, सब क्लियर है? सर बस आप दुआ में याद रखिए। जी, दुआएं सभी के लिए हैं, मेहनत भी है आप लोगों की, तो इंशाल्लाह सभी लोग कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी हमारे कांटेक्ट में हैं, जो हमारे ऑनलाइन वाले हैं, ऑफलाइन वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग स्टूडियस हैं, सब ने पढ़ा है। और जो लोग थोड़ा भी पढ़ लेते हैं सीटेट में तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आने के बाद हाँ, अगर आपको बगैर किसी जहनी तवाज़ुन को बरकरार रखना है तो नो कमेंट पॉलिसी। ठीक है, पेपर से पहले भी कोई कमेंट नहीं, पेपर के बाद भी कोई कमेंट नहीं। घर पे आने के बाद आप बैठिए, पूरी फ्रेंड को गप्पा मारते बैठिए, लेकिन ट्रैवल के अंदर कोई कमेंट नहीं। ठीक है, तो उससे आपको जहनी सुकून जी जहनी सुकून मिलता है आपको। जी जी ज़रूर, दुआएं तो सभी के लिए हैं, आपके लिए भी है। आप लोग भी कामयाब होंगे तो हमको भी इंशाल्लाह दुआ मिलेगी। जी सर जरूर। जी जी, तो चलिए इंशाल्लाह ये आखिरी क्लास थी हमारी ऑनलाइन, इसके बाद हम मिलेंगे तो पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आने के बाद इंशाल्लाह। जी सर। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह तो मिलते हैं। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप तमाम की मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल करें। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, जितनी चीज़ें हमने आपको बताए हैं नोट डाउन किए हैं, अगर आपने तो उस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़हनी इस्तिकामत आपकी ज़रूरी है। ठीक है, जी सर। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। खैर, शुक्रिया आप तमाम का। जी सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जी सर, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप तमाम को पसंद आया होगा और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कुछ गाइडलाइंस और रहनुमाई के ऊपर हमने गुफ्तगू की है वो आप सभी के लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल पर बने रहिए। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए तैयार रहें। इंशाल्लाह इसी तरह की मुफीद और मालूमात से पुरअफ़ज़ा वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम के लिए कामयाबी के लिए हम दुआ करते हैं और दुआ के साथ साथ हम आपकी मेहनतों को भी सलाम करते हैं, जिन्होंने खूब मेहनतों के साथ इस इम्तिहान की तैयारी की है, और आपसे दरख्वास्त भी करते हैं कि अपने नताइज को ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम।